Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Midda. Students, आज हम डिस्कस करेंगे द करंट अफेयर्स, द करंट जीके ऑफ 4th वीक ऑफ दिसंबर 2020, 20 दिसंबर 2020 से लेकर 26 ऑफ दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला आज का हमारा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बढ़ते क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले ये सिंगापुर का हाकर कल्चर। तो देखिए सिंगापुर का जो हाकर कल्चर है, इसको यूनेस्को ने अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया। दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इसके अंदर अब यूनेस्को ने इंक्लूड कर लिया है सिंगापुर का हाकर कल्चर। तो सबसे पहले तो ये सिंगापुर का हाकर कल्चर क्या है। तो देखिए हाकर कल्चर क्या है, बेसिकली एक फूड मार्केट है, एक स्ट्रीट फूड मार्केट, एक स्ट्रीट फूड मार्केट। मैं ये भी बोल सकता हूँ स्ट्रीट हाकर कल्चर। तो स्ट्रीट फूड मार्केट है कि बहुत सारे जो लोकल सस्ता फूड होता है, चीप फूड होता है, बहुत टाइप्स का फूड, डेट इज़ चाइनीज़ हो, मलय हो, इंडियन हो, बहुत टाइप्स का फूड यहाँ पे मिलेगा और सस्ते में मिलेगा, और एक पूरी खाने पीने की हब है, डेट इज़ हाकर कल्चर ऑफ सिंगापुर। तो इसको इंक्लूड कर लिया गया यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया। तो यूनेस्को का ये जो लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्लेसेस को इंक्लूड किया हुआ है, बहुत सारे कल्चर्स को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, लगभग 500 से 600 थिंग्स इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। दैट इज ऑफ लगभग 100-150 130 to 40 कंट्रीज का। अब यूनेस्को की सबसे पहले बात करें तो यूनेस्को बना था 1946 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है इनका नाम है ऑड्रे अज़ौले। ऑड्रे अज़ौले ये कौन है? ये यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अज़ौले, ऑड्रे अज़ौले। अब यूनेस्को का ये जो लिस्ट है, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इसके अंदर मैंने बताया बहुत सारे प्रोडक्ट है। अब इंडिया के भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से इंडियन प्रोडक्ट्स इसमें ऑलरेडी एडेड है? कुंभ मेला, योगा, रामलीला हमारी, ठीक है, छऊ डांस, उसके बाद मणिपुर का डांस कल्चर वगैरह, उसके बाद राजस्थानी डांस कल्चर्स। तो ये सब एडेड है ऑलरेडी इस लिस्ट के अंदर, इस यूनेस्को रिकॉग्निशन के अंदर, दैट इज इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अभी सिंगापुर कल्चर कहाँ का है? सिंगापुर का कौन सा बेसिकली कल्चर इंक्लूड किया गया? दैट इज हाकर कल्चर। और हाकर कल्चर कहाँ का है? सिंगापुर का, जिसको अभी इंक्लूड किया गया यूनेस्को के अंदर। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दैट इज इन द पावर सेक्टर। भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पावर सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर लोगों को स्किल प्रोवाइड करवाने के लिए भारत के अंदर पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। और भारत के अंदर ये कहाँ बनाया गया? दैट इज इन एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसको बनाया गया है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसको बनाया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। पावर सेक्टर में लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाने के लिए, लोगों को इम्प्रूव करने के लिए इसको बनाया गया भारत में पहली बार। और इसको बनाने के लिए हमारी जो सहायता, बेसिकली द पार्टनर कंट्री, द कोलैबोरेशन कंट्री, दैट इज फ्रांस। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने भारत का मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन एंड यूथ के साथ मिलके, एंड एक थर्ड स्काइंडर इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये एक फ्रेंच एनर्जी कंपनी है, तो इसके साथ मिलके यहाँ पे भारत में बनाया गया है भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज यूएन वुमेन। यूएन वुमेन ने कोलैबोरेशन साइन किया है किसके साथ? केरला की सरकार के साथ। केरला की सरकार के साथ किस लिए? भारत का पहला जेंडर डाटा हब, जेंडर डाटा हब, जिसके अंदर एक लाइब्रेरी, म्यूजियम्स, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर, जो कि वुमेन को आगे बढ़ाने में उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएगा, बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं वुमेन्स। ठीक है, वुमेन्स को आगे लेके जाने के लिए, जो भी हमारी बैकवर्ड वुमेन्स है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड वुमेन्स है, उनको आगे बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया है, ये ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, ये जेंडर हब बनाया गया है। तो इसको बनाने के लिए ये कहाँ बनाया गया? ये केरला में बनाया गया, केरला में बनाया गया, और ये भारत का पहला ऐसा जेंडर हब है। ठीक है, दैट इज टू प्रमोट द वुमेन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, इसको प्रमोट करने के लिए इसको बढ़ाया गया केरला के अंदर।
और किसके साथ मिलकर बनाया है? दैट इज यूएन वुमेन. UN Women is the organization of United Nation that helps to promote equality and women empowerment. 2010 में इसको बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर. 2010 में इसको बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर. एंड केरला की बात करूं तो केरला के जो मुख्यमंत्री, इनका नाम है पिनाराई विजयन. आगे बढ़ते. भारत ने वियतनाम के साथ 7 MOU साइन किए. देखिए, भारत और वियतनाम के बीच में अभी एक वर्चुअल लीडर समिट हुई थी. भारत के प्रधानमंत्री और वियतनाम के प्रधानमंत्री के बीच में एक मुलाकात हुई, वर्चुअल मुलाकात, ठीक है, ऑनलाइन समिट हुई, जिसके चलते हुए दोनों लीडर्स ने कुछ डील साइन करी और इसी के चलते हुए 7 MOU साइन हुए. और इसके साथ साथ जॉइंट विजन फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल, ये एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया, ठीक है, कि दोनों देश एक दूसरे में शांति बनाए रखने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, यानी कि तरक्की के लिए और अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़ेंगे. और 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फील्ड में साइन किए गए. दैट इज इन द पेट्रोकेमिकल हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, डिफेंस सेक्टर हुआ, साइंस एंड टेक हुआ. इस पर्टिकुलर फील्ड्स में यहाँ पे लगभग 7 MOU यहाँ पे साइन किए गए. और इन 7 MOU में एक अच्छा इनिशिएटिव और निकला, दैट इज कैंसर ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प करने वाले हैं एक दूसरे की. तो भारत और वियतनाम की बात करूँ तो वियतनाम की जो राजधानी है, कैपिटल, दैट इज हनोई इज द कैपिटल. एंड जो करेंसी चलती है, दैट इज वियतनामीज डोंग यहाँ पे चलता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन. देखिए, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का बनाया हुआ एक संघ है, दैट इज फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थिंग्स. एंड इसकी जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स. तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया? यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया कि ये अब प्लास्टिक वेस्ट नहीं भेजेगा पुअर कंट्रीज को नहीं भेजेगा जहां पे रिसाइकल प्लांट नहीं है, ठीक है. तो बेसिकली ये क्या कहता है यूरोपियन यूनियन का? ये प्लास्टिक एक्सपोर्ट्स के ऊपर, प्लास्टिक वेस्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, अब ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट की कंट्रीज हैं, ठीक है, ये सिर्फ इन्हीं कंट्रीज को भेजेगा क्या? प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, सिर्फ इन्हीं कंट्रीज को भेजेगा प्लास्टिक वेस्ट. इसके अलावा ये कहता है कि हम उस कंट्री को प्लास्टिक वेस्ट, इसके बाहर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के बाहर, हम अगर किसी कंट्री को ये प्लास्टिक वेस्ट भेजते हैं तो उसके पास रिसाइकल प्लांट होना चाहिए. जो कंट्री रिसाइकल कर सकती है हम उसी को भेजेंगे. अब बेसिकली यूरोपियन यूनियन ये क्यों कर रहा है? यूरोपियन यूनियन ये इसलिए कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन में और दुनिया भर में जो भी ऐसा वेस्टेज है वो ज़्यादा जनरेट ना हो. दैट इज़ बिकॉज ऑफ बेसल कन्वेंशन. देखिए, 1989 में बेसल कन्वेंशन साइन किया गया था. बेसल कन्वेंशन के अंदर ये साफ मेंशन था कि जो भी नॉन हजार्डियस प्रोडक्ट्स है, वेस्ट है, सिर्फ वही यूज़ किया जाए. ऐसे जो थिंग्स है जो हजार्डस है, जो काफ़ी हानिकारक हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, ठीक है, तो ऐसी थिंग्स की मूवमेंट बंद कर दिया जाए. तो ये 1989 की बेसल कन्वेंशन में डिफाइन किया गया था. इंडिया ने इसको साइन तो किया था, बट इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड. इंडिया ने इसको रेटिफाइड नहीं किया, बेसल कन्वेंशन को. बेसल कन्वेंशन ऑफ 1989, ठीक है. तो मैं बता चुका हूँ, जो भी हजार्डस वेस्ट है, इसका जो मूवमेंट है, इसको बंद किया जाए, इसको मूवमेंट्स को बंद किया जाए, बाउंड्री लगा दी जाए उसके ऊपर. चलिए, हाँ, यूरोपियन यूनियन. आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज असम ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल. देखिए, असम के अंदर 1960 में एक बिल साइन किया था लैंग्वेज को लेके, दैट इज असामीज, ठीक है. असामीज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम, ठीक है. तो 1960 में इसको लेके असम की सरकार ने बिल पास किया था, दैट इज असम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट. 1960 में इसको पास किया गया. बट असम की सरकार अभी फिर से एक भाषा को लेके बिल अमेंडमेंट करने में लगी हुई है. अब ये भाषा कौन सी है? दैट इज द बोडो, एक दूसरी भाषा, बोडो. अब ये बोडो भाषा कहाँ से आई? बोडो ट्राइबल पीपल्स. देखिए, बोडो
एक कम्युनिटी है, एक ट्राइबल ग्रुप है, बोडो ट्राइबल पीपल्स, ठीक है। ये कम्युनिटी असम की लगभग 28 से 30%, असम की लगभग 28 से 30% पॉपुलेशन को यही कवर करता है, यही बोडो पीपल ही कवर करते हैं। बोडो पीपल असम के अंदर अच्छे लेवल पे रहते हैं, ठीक है। तो इन बोडो पीपल्स की अगर मैं फर्दर बात करूं तो इन्होंने धीरे धीरे क्या देखा कि इनके जो प्लेसेस हैं, लैंड है, वो दूसरे लोगों के द्वारा, दूसरे बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा इक्विप कर लिए गए। तो इन्होंने जब आवाज़ उठाई, ठीक है, तो इनके कल्चर्स को दबाया जा रहा था। इन्होंने जब आवाज़ उठाई तो सरकार ने नहीं सुना और इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी ये एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी चाहते हैं, एक सेपरेट प्लेस यूनियन टेरिटरी इनके लिए बना दिया जाए। सरकार ने तब भी नहीं सुना। तो उसके बाद ये बोडो ग्रुप जो था वो 3 पार्ट में बट गया और कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए, ठीक है, कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ हथियार भी उठा लिए। ये बोडो पीपल्स असम के स्टेट में 28 से 30% लोग ये रहते थे और सरकार के खिलाफ थे। तो अब सरकार इनको मनाने में लगी, सरकार इनको अच्छे वे में लेके आने के लिए लगी। तो सरकार ने साइन किया बोडो पीस अकॉर्ड, सरकार ने साइन किया बोडो पीस अकॉर्ड। ये बोडो पीस अकॉर्ड क्या था? बोडो पीस अकॉर्ड के अंदर ये डिसाइड किया गया कि जो भी बोडो कम्युनिटी के पीपल्स हैं, अब सरकार इनकी मांगे मानेगी, इनको पूरे अधिकार देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपए का अप्रूवल भी दिया, 1500 करोड़ रुपए का अप्रूवल भी दिया। और अब असम की सरकार, असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने एक बिल अप्रूव किया, दैट इज असम ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल। इसके अंदर क्या है कि जो बोडो लैंग्वेज है बोडो पीपल्स की, उस बोडो लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाएगा इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। तो बोडो को इंक्लूड कर लिया गया, बोडो को इंक्लूड कर लिया गया यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा बोडो क्या होते हैं, बोडो पीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो असमीज बोली जाती है, उसके अलावा यहाँ पे बंगाली और बोडो भी बोली जाती थी, और बंगाली को अभी नहीं किया गया इसमें, दैट इज इन द एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, बट ऑफिशियल लैंग्वेज में बोडो को इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। क्योंकि पहले जो बोडो थी ये सिर्फ बोडो एरियाज में ही ऑफिशियल थी, अब पूरे असम में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज अप्रूव कर दिया गया है, दैट इज बोडो ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल हम बोल सकते हैं। टोटल भारत के अंदर अगर मैं बात करूं, भारत के अंदर देखिए जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, जो सरकारी कामकाज होते हैं, उसमें हम 2 भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। भारत में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, देयर आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया, बट as per the 8th schedule of Indian Constitution, the 8th schedule of Indian Constitution, there are only 22 official languages in India. Hindi is included in 22, ठीक है, हिंदी इसमें इंक्लूड है, बट इंग्लिश इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इंग्लिश हमारे 8th शेड्यूल के अंदर नहीं आती, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ असम के अंदर कुछ और डिसीजन भी लिए गए, कुछ और अप्रूवमेंट्स भी करी गई, ठीक है। तो कैबिनेट ने एक और अप्रूवल दिया, दैट इज बोडो कचारी ऑटोनॉमस काउंसिल, एक इनके लिए बनाई जाएगी, एक इंडिपेंडेंट एक ऑटोनॉमस काउंसिल बोडो पीपल्स के लिए बनाई जाएगी, ठीक है। ये बोडो अकॉर्ड में ही इंक्लूडेड था जब सरकार ने बोडो पीस अकॉर्ड साइन किया था। उसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, इनके जो सर्विस एज ग्रुप है उसको 60 साल तक बढ़ा दिया गया। इनका जो सर्विस एज ग्रुप है यानी कि 60 साल तक की उम्र तक अभी ये काम कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद असम के अंदर जो डॉक्टर काम करते हैं, असम के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनको डॉक्टर्स को आगे प्रमोट करने के लिए सरकार ने, असम की सरकार ने क्या बोला कि असम के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अब वो डॉक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो डॉक्टर्स जो ऑलरेडी एज अ फैकल्टी मेंबर पढ़ा रहे हैं, एज अ टीचर, असम के अंदर जो ऐसे डॉक्टर्स जो हैं जो एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं, अब उनको फर्दर प्रमोशन देने का वक्त भी है। उनको फर्दर प्रमोशन देने के लिए भी यहाँ पे सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, करियर प्रोग्रेशन स्कीम। उसके बाद नबार्ड यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रहा है, दैट इज 91 करोड़ रुपीस। नबार्ड दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे 91 करोड़ रुपीस दे रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्ट, देखिए पब्लिक हेल्थ एक्ट की अगर मैं बात करूं तो 1987 में राजीव गांधी जी की सरकार में कुछ चर्चा हुई थी पब्लिक हेल्थ एक्ट में, उसके बाद कभी इसको अमेंड नहीं किया गया। सरकार से लोगों की उम्मीद होती है कि सरकार लोगों को अच्छा हेल्थ सर्विसेज दे, बट पब्लिक हेल्थ एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स, तो अभी
एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, दैट इज अंडर द सीनियर कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा। तो इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है वेंकैया नायडू जी को, राज्यसभा के जो चेयरमैन है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड रिलेटेड इश्यूज। कोविड-19 पैंडेमिक और इससे जो मिलते जुलते जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई इन्होंने और इन्होंने वेंकैया नायडू को दी। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है कि सबसे पहले नेशनल माइग्रेंट वर्कर डाटाबेस बनाइए, सबसे पहले इसको प्रिपेयर करो। उसके बाद पब्लिक हेल्थ एक्ट के लिए फ्रेमवर्क बनाओ, पब्लिक हेल्थ एक्ट के लिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं ये बिजनेस करते हैं, ये इलाज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसको इंक्लूड किया जाए, इनके अंदर कुछ गाइडलाइंस को सेट किया जाए, कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पे दिए गए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए सरकार कुछ लीगल प्रोविजंस लेके आए, लीगल प्रोविजंस, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले क्या करते हैं, बेड्स को बेचते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, लोगों को इलाज नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, हेल्थ सर्विसेज को बेचते हैं, इलाज नहीं करते हैं, ठीक है। और कोविड-19 के चलते हुए वैसे भी जो शॉर्टेज ऑफ बेड्स है वो काफ़ी रहा है, अब उसको इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद दवाइयों की कालाबाजारी के ऊपर रोक लगाई जाए, ठीक है, दवाइयों की कालाबाजारी के ऊपर भी रोक लगाया जाए। और जो इलाज है लोगों को अच्छा और सस्ता इलाज प्रोवाइड किया जाए, हेल्थ सर्विसेज अच्छे वे में प्रोवाइड किया जाए, ये कहता है पब्लिक हेल्थ एक्ट की रिकमेंडेशंस। तो दैट इज पब्लिक हेल्थ एक्ट बाय द कमेटी, दैट इज आनंद शर्मा। उसके बाद सेहत स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। देखिए सेहत स्कीम इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना बोलूं, ये स्कीम जिसको मोदी जी ने 2018 में लॉन्च करा था, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या फिर मोदी केयर बोल सकते हैं, या फिर नेशनल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन स्कीम बोल सकते हैं, ये सब कुछ नाम हम इसको दे सकते हैं। नेशनल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन स्कीम, मोदी केयर, आयुष्मान भारत योजना। अब इस स्कीम के अंदर क्या मिलेगा, सेहत जो यहाँ पे लॉन्च किया गया, दैट इज इन द जम्मू एंड कश्मीर के पीपल्स के लिए, दैट इज सोशल इंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। इसके अंदर लोगों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर, 5 लाख रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस कवर पर फैमिली पर ईयर, ये लोगों को दिया जाएगा। बीपीएल फैमिलीज, तो यहाँ पे कार्ड बन के आ जाएगा, उस कार्ड को दिखाना, अस्पताल में जाकर फ्री इलाज किया जाएगा 5 लाख रुपए तक का एक साल में। और उससे प्री और पोस्ट मेडिसिन कॉस्ट भी, ठीक है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर किए जाएंगे 15 दिन तक के, वो स्कीम के अंदर ही कवर हो जाएंगे। देखिए जन आरोग्य योजना के अंदर बेसिकली इनिशिएटिव क्या था, 2 इनिशिएटिव इसके अंदर, लोगों को प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना। प्राइमरी के लिए भारत में बनाए जाएंगे 1.5 लाख हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, और इसके लिए बनाए जाएंगे 5 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये 1.5 लाख रुपीस नहीं है, ये है हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है। और 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, दैट इज फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और दैट इज सेहत स्कीम, सोशल इंडीवर फॉर द हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पोटेंशियल रेडियो सिग्नल फ्रॉम एक्सोप्लैनेट। देखिए एक्सोप्लैनेट से पहली बार सिग्नल्स रिसीव किए गए हैं, रेडियो सिग्नल्स। अब इस रेडियो सिग्नल से क्या इफेक्ट होएगा, एलियन डिटेक्शन, एलियन स्टडीज, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सोप्लैनेट क्या होता है, देखिए हमारी गैलेक्सी के अंदर, ठीक है, बट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा मिल्की वे, इसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम। अब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर बट हमारी ही गैलेक्सी के अंदर दूसरा प्लैनेट, इसको बोलते हैं एक्सोप्लैनेट, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, इसको बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। तो अभी नीदरलैंड के अंदर हमारा एक टेलीस्कोप था, दैट इज लो फ्रीक्वेंसी एरे टेलीस्कोप, इसने सिग्नल्स रिसीव किए हैं, इसने सिग्नल्स रिसीव किए हैं। ये सिग्नल्स बेसिकली कहाँ से आए हैं, एक एक्सोप्लैनेट जो कि टाउ बूटी स्टार सिस्टम था, जो कि टाउ बूटी स्टार सिस्टम में इंक्लूडेड था, ठीक है। तो यहाँ से रेडियो सिग्नल्स पाए गए, यहाँ से रेडियो सिग्नल्स पाए गए, साइंटिस्ट ने देखे। अब ये टाउ बूटी स्टार सिस्टम से क्या मिलने वाला है, ये जो टाउ बूटी स्टार सिस्टम है ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, ठीक है, एक्सोप्लैनेट के अंदर जो होता है। तो इससे रेडियो वेव्स मिलती हैं, तो इस रेडियो वेव से हम क्या पता लगा सकते हैं, एलियंस, दूसरी दुनिया का पता लगा सकते हैं। उसके अलावा इन रेडियो वेव्स के चलते हम मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर और स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। क्या एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लैनेट्स हम देख रहे हैं उनमें क्या क्या एनवायरनमेंट है, क्या एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टी, क्या जीवन संभव है, ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट लगे हुए हैं टाइम टू टाइम रिसर्च करने के लिए सबके ऊपर।
तो दैट इज एक्सोप्लैनेट। तो देखिए एक्सोप्लैनेट क्या होता है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट होता है, बेसिकली दो मेथड होते हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए। बेसिकली बेस्ट मेथड डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोमेट्री मेथड। फोटोमेट्री मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है एक्सोप्लैनेट्स को मेजर सर्च करने के लिए। नेक्स्ट, नीति आयोग ने लॉन्च किया है अपना एक स्टोरेज डिवाइस। देखिए भारत ने अपना एक स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज डिवाइस बनाया, डेट इज डिजीबॉक्स। पहले गूगल क्लाउड या आई क्लाउड जैसी सर्विसेज को यूज किया जाता था, अब डिजीबॉक्स को यूज किया जाएगा भारत के अंदर। आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करते हुए मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च करा? नीति आयोग ने लॉन्च करा डिजीबॉक्स। और किसने लॉन्च करा? नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने लॉन्च करा है। अमिताभ कांत ने इसको लॉन्च करा है, डिजीबॉक्स। नेक्स्ट इज एयर क्वालिटी कमीशन डायरेक्शंस ऑन पाइप्ड नेचुरल गैस। देखिए अब पाइप नेचुरल गैस की बात करूं तो वो नेचुरल गैस जो सप्लाई की जाती है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में फ्यूल पर्पसेस के लिए यूज होती है और इसको सप्लाई किया जाता है पाइप्स के थ्रू सीधा। तो बेसिकली एयर क्वालिटी कमीशन ने यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दी हैं पाइप नेचुरल गैसेस के लिए। पाइप नेचुरल गैसेस के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई, ठीक है। दैट इज बाय द दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एंड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये यहाँ पे तीन बॉडीज काम करेंगी लोगों को गैस सर्विसेज, नेचुरल गैस की सर्विसेज और असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। दिल्ली की सरकार ने यहाँ पे 1644 इंडस्ट्रियल कंपनीज आइडेंटिफाइज किए हैं जो कि 31 जनवरी 2021 तक बाकी फ्यूल्स को छोड़ के पाइप नेचुरल गैस का प्रयोग करेंगी। पाइप नेचुरल गैस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये पाइप नेचुरल गैस के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे, पीएनजी। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, दैट इज द हाइपरसोनिक विंड टनल। तो देखिए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं इन्होंने भारत के अंदर एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी को इनोग्रेट किया हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर। हाइपरसोनिक विंड टनल को टेस्ट करने वाला भारत तीसरा देश बना है दुनिया भर में। वी बिकेम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज आफ्टर द यूएस एंड रशिया, ठीक है। यूएस एंड रशिया के बाद भारत तीसरा देश बन चुका है ऐसा लॉन्च करने वाला, दैट इज हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट। जो विंड टनल होती है उसको टेस्ट करने वाला भारत तीसरा देश बना है हाइपरसोनिक मेथड से। हाइपरसोनिक मेथड से ये जो टेस्ट हमने बनाया है इसके आगे बेसिकली एक प्रेशर वेकम होगा, ठीक है। एक प्रेशर वेकम होगा दैट इज ऑफ जो एक नोजल लगाई जाएगी वेकम के लिए, दैट इज ऑफ 1 मीटर डायमीटर, ठीक है। एंड जो मैच नंबर यहाँ पे यूज होगा दैट इज 5 से 12। तो हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट हैदराबाद में। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम। बॉस देखिए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने हमारी तीनों फोर्सेस के लिए एक एक इनिशिएटिव, एक एक प्लान सबमिट किया, ठीक है। तो बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम सबसे पहले तो बॉस, जिसको हम नाम देते हैं। तो बॉस क्या है? बॉस एक ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सर्वेलेंस सिस्टम है, निगरानी, ठीक है। चाइना बॉर्डर पे अभी इसको इम्प्लांट किया हुआ है। तो अभी इसको कहाँ हैंड ओवर कर दिया? किसको हैंड ओवर किया? आर्मी के चीफ को। आर्मी के चीफ को इसको दे दिया ताकि हम बेसिकली लद्दाख में चाइना के लिए, चाइना के ऊपर निगरानी रखने के लिए हमने इसको लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे इसको रखा है। कौन बना रहा है इसको? किसने बनाया? DRDO की लेबॉर्ट्रीज। इसको किसने बनाया? दैट इज इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसने बनाया है। और किसके साथ मिलके? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके साथ मिलके इसको बनाया जा रहा है। अब बाकी की नेवी की बात करूं या एयरफोर्स की बात करूं, उनके लिए भी हमारे पास कुछ लॉन्च किया। उसके बाद आता है इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, IMSAS। तो इसको राजनाथ सिंह जी ने नेवल चीफ को दे दिया, करमबीर सिंह जी को दे दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो भी प्लानिंग टूल्स होंगे, ग्लोबल मैरीटाइम की जो सिचुएशंस होंगी, ठीक है, किस तरह से क्या हो रहा है, जो समुद्र का लेवल है, सारी चीज़ें, ठीक है, उन सारी सिचुएशंस को यहाँ पे भेजेगा, ठीक है। तो IMSAS, इसको किसने बनाया? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने, ठीक है, बेंगलुरु ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया। उसके बाद है अस्त्र MK1 मिसाइल सिस्टम। इसको दे दिया गया RK भदौरिया जी को, जो हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं। तो बेसिकली ये पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसको सुकोई 30 से या फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से हम किसी से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, क्लियर। एंड इसको किसने बताया? इसको
DRDO ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया। नेक्स्ट इज इंटरसेप्टर बॉट C454। तो बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के अंदर, ठीक है, सूरत डिस्ट्रिक्ट में इसको कमीशन कर लिया है, दैट इज इंटरसेप्टर बोट C454। देखिए इंटरसेप्टर बोट क्या होती है? इंटरसेप्टर बोट होती है जो बहुत फास्टेस्ट वे में, ठीक है, फास्टेस्ट वे में चलती है पानी के अंदर, ठीक है, इंटरसेप्टर मेथड से। तो ये बहुत तेज वे में, यहाँ पे आपने देखा होगा छोटे छोटे शिप्स जो होते हैं पानी में चलाए जाते हैं, ठीक है, फास्टेस्ट में भागते हैं, वो होते हैं इंटरसेप्टर बोट, वो होते हैं इंटरसेप्टर बोट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के अंदर इसको भी लॉन्च कर लिया है, ठीक है। पर बनाया किसने? L&T ने, लार्सन एंड टॉब्रो ने इसको बनाया, लार्सन एंड टॉब्रो ने इसको बनाया, ये C454। नेक्स्ट इज बोइंग सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट। देखिए बोइंग ने, अब बोइंग यूएस की एक स्पेस कंपनी है और बोइंग ने भारत के लिए चला रखा है मेक इन भारत के लिए फॉर इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। तो बोइंग भारत के साथ एग्रीमेंट साइन करता रहता है डिफरेंट इक्विपमेंट्स को लेके। तो यहाँ पे हॉर्नर फाइटर जेट का यहाँ पे अभी क्या किया, बोइंग ने अभी इसका एक स्किम टेस्ट किया, अब स्किम टेस्ट में क्या होता है कि ये जो बहुत कम स्पेस पे टेक ऑफ कर लेता है, ठीक है। तो ये बोइंग ने इसको अप्रूव कर दिया है, बोइंग ने इसका वो स्किम टेस्ट कर लिया है। अब बोइंग कहता है, बोइंग ने कुछ टाइम पहले बोला था कि बोइंग भारत को देने वाला है सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स, ठीक है, भारत को देने वाला है बोइंग। तो इसलिए ये हॉर्नर फाइटर जेट अभी न्यूज़ में है, तो भारत के लिए इसके साथ बात भी चल रही थी। एंड इट कैन कैरी एयर टू एयर मिसाइल्स और या फिर एयर टू सरफेस मिसाइल, दोनों को लेके चल सकता है, ठीक है। एंड इसके साथ एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम भी कर सकता है, ठीक है, एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम, जो कि बेसिकली अभी हमने रफेल लिया था, तो रफेल भी करता है एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम। तो एयर रिफ्यूलिंग के लिए भी, हमारा एयर फ्यूल को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमारी ये हेल्प कर सकता है, ये हॉर्नेट फाइटर जेट। ये हॉर्नेट फाइटर जेट तो किस कंपनी का? बोइंग का। तो बच्चों ये था हमारा करंट जीके ऑफ 4th वीक ऑफ दिसंबर 2020। क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। क्लास का PDF आपको क्लास में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपको मिल जाएगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।